गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो 6.5% रखा है। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है एंड इसको हम काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या और डिक्लेरेशंस हुई हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हम आज के सेशन में हम डेफिनेटली अंडरस्टैंड करेंगे। दोस्तों, डेट है आज की 7 दिसंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। देखो, समझते हैं इस मुद्दे को कि आखिर अभी हुआ क्या है। देखो, आप लोग जानते होंगे एमपीसी के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज एमपीसी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है। इसमें आप लोग जानते हैं टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 3 मेंबर्स आते हैं आरबीआई की तरफ से, जिनमें से एक होते हैं आपके आरबीआई के चेयरपर्सन एंड उसके अलावा 3 और मेंबर्स आपको फाइनेंस आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो नॉमिनेट करती है। ठीक है। अब इनके बीच में जो फैसला लिया जाता है वो लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, है ना। एंड अगर कभी यहाँ पर इनके बीच में टाई हो जाए, लेट्स से 3:3 वाली सिचुएशन हो जाए, उस केस में हमारे जो आरबीआई गवर्नर है, क्योंकि वो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, तो उनके पास एक दोबारा वोट करने का, जिसको हम कास्टिंग वोट बोलते हैं, वो दोबारा वोट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वो जो कहेंगे फिर वो मान लिया जाता है। ठीक है। अब कल क्या हुआ, कल जब ये मीटिंग हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो वोटिंग आई हमारे सामने 4:2 की मेजोरिटी के साथ। यहाँ पर बोला गया 4:2 में कि हम जो रेपो रेट है ना, इसको चेंज नहीं करेंगे। रेपो रेट 6.5% ही रहेगा। और आप नोटिस करोगे ये लगातार 11वीं बार है ऐसा, या ऐसा कह सकते हो कि 22 महीने लगातार ऐसे हो चुके हैं जहां पर हमारा रेपो रेट चेंज नहीं हुआ है। आप पूछोगे सर रेपो रेट में क्यों नहीं चेंज कर रहे? क्योंकि देखो यार, थोड़ा-सा ना हम अगर नोटिस करेंगे ना, तो थोड़ा-सा हमें महँगाई ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एक्चुअल में पिछली बार पता क्या था? पिछली बार उम्मीद ये थी कि शायद रेपो रेट कम कर दिया जाए, क्योंकि महँगाई थोड़ी कंट्रोल में आ गई थी। पर पिछले कुछ समय के अंदर जो महँगाई है, जैसे स्पेशली बात करूँ ना मैं फूड इन्फ्लेशन की, वो इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला है एंड ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो 4.8% के आस-पास आ चुकी है। तो जिस वजह से कहीं न कहीं रेपो रेट को अभी चेंज नहीं किया गया है, उसको अभी कम नहीं किया गया है। ये बात एक तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आप नोटिस भी कर पाओगे किस तरह से फ़रवरी 2023 ऑनवर्ड्स हमने रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट बेसिकली वही रेट होती है जिस रेट के ऊपर आपका जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो लेंड करता है किसको? बैंकों को लेंड करता है ना? ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी की, एसडीएफ की, एसडीएफ में क्या होता है? बैंक अपना जो एक्सेसिव पैसा है, उसको यहाँ पर आरबीआई के साथ पार्क कर देते हैं, पर यहाँ पर कोई भी कोलैटरल इन्वॉल्व नहीं होता, है ना? तो उसको हम एसडीएफ बोलते हैं। वो आपका 6.25% मेंटेन्ड है। एंड जब हम बात करते हैं एमएसएफ रेट की, जो कि एक तरह का पीनल रेट होता है ओवरनाइट बोरोइंग के लिए, वो हमें 6.75% देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी आपको पता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक स्टैंस होता है। तो आरबीआई सॉरी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन किया है, ठीक है? इन्फ्लेशन का कोशिश लाने की कोशिश करेंगे 4% के आस-पास एंड साथ ही साथ जो रियल जीडीपी की प्रोजेक्शन थी ना, वो पहले आरबीआई ने बोली थी 7.2% रहेगी। पर आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि यहाँ पर हमारे सामने क्या आया? हमारे सामने डेटा आया क्वार्टर 2 का, और क्वार्टर 2 का जीडीपी डेटा अपने आप में काफ़ी कम आया था। जब आरबीआई ने इस डेटा को देखा, तो अब उन्होंने क्या सोचा है कि शायद 7.2% तो नहीं हम अचीव कर पाएँगे इस साल के अंदर, हम 6.6% के आस-पास हम अचीव करने की डेफ़िनिटली कोशिश करेंगे। बाकी आप नोटिस कर पाओगे सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन भी बढ़ा दी गई हैं। पहले महँगाई 4.5% के आस-पास रखी गई थी, सोचा गया था कि इसके आस-पास रहेगी। अब यहाँ पर ये 4.8% तक इनका जो आरबीआई का एस्टिमेट है, वो आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी एंड आखिरी एक चीज़ और, दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू सीआरआर। सीआरआर आप जानते होंगे, सीआरआर क्या होता है आपका? कैश रिज़र्व रेशियो। बेसिकली एक बैंक के द्वारा ना, जो भी उसके एनडीटीएल होते हैं, उसका कुछ परसेंटेज बैंक को अलग से रखना होता है आरबीआई के पास इन फॉर्म ऑफ कैश, है ना? बैंक नीड टू मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ रिजर्व विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये केवल और केवल कैश की फॉर्म में रखना होता है। एंड आप जानते भी होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि बैंक को इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है जब हम बात करते हैं सीआरआर कैश रिजर्व रेशो की। ये अभी कितना चल रहा था? ये अभी 4.5% चल रहा था। अभी इसको आधा परसेंट कट किया गया है, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट कट किया गया है एंड जो नया सीआरआर हो चुका है दैट इज 4%। अब आप पूछोगे आरबीआई ने सीआरआर क्यों कट कर दिया? देखो, अगर आरबीआई ने सीआरआर कम किया है, कहीं ना कहीं बैंकों के पास ना अब ज्यादा पैसा होगा लेंड करने के लिए। बैंक पैसा ज्यादा लेंड कर पाएंगे, उससे कहीं ना कहीं जो लिक्विडिटी के इश्यूज है ना, उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू रेपो रेट एज वेल एज सीआरआर।
दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज महापरिनिर्वाण दिवस ऑनरिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। देखो आप सभी लोग ना महापरिनिर्वाण के बारे में आप जानते होंगे, आप सबने बुद्धिज्म पढ़ रखा है, राइट। अब बुद्धिज्म टेक्स्ट के अंदर हम अगर बात करें तो ये टर्म आपको रिलेट होती हुई देखने को मिल जाएगी, जिसका मीनिंग है निर्वाण आफ्टर डेथ, यानी कि एक तरह से बर्थ और रीबर्थ के जो साइकिल है उससे आपको मुक्ति मिलना, इस महापरिनिर्वाण। अब आप लोग जानते होंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपनी डेथ से जस्ट कुछ टाइम पहले ही बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया, एक तरह से एज अ पाथ टू लिबरेशन फ्रॉम कास्ट बेस्ड ऑपरेशन। ठीक है, बहुत सारे उन्होंने कास्ट बेस्ड ऑपरेशन देखा, मतलब फील किया विलेजेस के अंदर खासकर, राइट। एंड इन दी एंड उन्होंने यहाँ पे बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया था, राइट। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे बुद्धा जी की टीचिंग से वो काफी ज्यादा इंस्पायर थे। एंड जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी होती है ना, उसी को हम महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। तो कल थी 6 दिसंबर, तो 6 दिसंबर के दिन यहाँ पर हमारा जो पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो प्रेरणा स्थल है, वहां पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। बाकी आप लोग जानते होंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अनपैरेलल्ड है, दलित्स के लिए, वो महिलाओं के लिए, लेबरर्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे काम किया। कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, दैट इज बहिष्कृत हितकानी सभा इन्होंने ही यहाँ पे एस्टेब्लिश करी थी, ताकि मार्जिनलाइज ग्रुप्स के अंदर यहाँ पर एजुकेशन और बाकी जो ग्रुप आपका वेलफेयर है प्रमोट किया जा पाए। साथ ही साथ मूक नायक न्यूज़पेपर इन्होंने लॉन्च किया। इसके अलावा आप जानते होंगे 1927 के अंदर एक बहुत ही फेमस महाड़ मार्च या महाड़ सत्याग्रह इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, ताकि जो दलित्स हैं उनको भी पब्लिक वाटर मिल पाए। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर आप लोग जानते होंगे कालाराम टेम्पल के बारे में। ठीक है, वहां पर जो राम जी की मूर्ति है वो काले रंग की है, इस वजह से कालाराम टेम्पल उसको बोला जाता है। उसकी एंट्री मूवमेंट के लिए भी यहाँ पर इन्होंने 1930 के अंदर संघर्ष किया। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन को चैलेंज किया गया। साथ ही साथ जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच में, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हम नहीं लेंगे, बट ऑन द अदर हैंड जो दलित्स के लिए सीट्स थी वो रिजर्व करी गई थी। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, फाइनेंस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। इसके अलावा डिफरेंट प्रोजेक्ट, मौद्रवली प्रोजेक्ट, हीराकुद डैम प्रोजेक्ट, सोन रिवर प्रोजेक्ट के अंदर भी उनका रोल इंपॉर्टेंट रहा है। बाकी साथ ही आप नोटिस कर पाओगे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप के ऊपर उन्होंने जो संविधान लिखा, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के लिए काफी काम किया। एंड लास्टली कुछ उनकी राइटिंग्स आप नोटिस कर पाओगे, द अनटचेबल्स, हु वर द शूद्रास एंड द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट उनके राइटिंग्स थी। एंड इसके अलावा उनको 1990 के अंदर भारत रत्न से भी नवाजा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, इट इज अन्न चक्र प्लेटफॉर्म। ये दरअसल में जो प्लेटफॉर्म है ना, इसको लॉन्च किया गया है फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर के द्वारा। इसके साथ ही साथ एक और भी उन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, दैट इज स्कैन। थोड़ा सा इसको दोनों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो आप लोग पीडीएस के बारे में जानते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, है ना। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ना हम थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। टेक्नोलॉजी पर यूज कैसे होगी? देखो हमने ना यहाँ पर बहुत अच्छे एल्गोरिथम्स डेवलप किए हैं, जिन एल्गोरिथम्स के माध्यम से हम ना ये देख पाएंगे कि जो फूड ग्रेन्स हैं वो किस तरह से ट्रेवल होने चाहिए एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक किसान से लेकर फेयर प्राइस शॉप्स तक, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो पूरी की पूरी सप्लाई चेन है ना, जो मूवमेंट है फूड ग्रेन्स का, उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए ना हमने ऑप्टिमल रूट्स तैयार किए हैं कि कौन कौन से रूट से किस जगह पे जाना चाहिए, ताकि कम से कम कॉस्ट लगे एंड एट द सेम टाइम एफिशिएंसी इंप्रूव हो, राइट। लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी अगर कम हो जाएगी, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे सारी चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। इसी चीज़ के लिए हमने यहाँ पे अन्न चक्कर प्लेटफॉर्म यहाँ पे डिस्कवर किया है, या इसको इसको लॉन्च किया है। एंड ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो इंटर स्टेट रूट्स होते हैं उनको ऑप्टिमाइजेशन करने का ये आपको टूल देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इससे आप नोटिस कर पाओगे, ऐसा बताया जा रहा है कि साल भर के अंदर 250 करोड़ की यहाँ पे आपको साल भर के अंदर सेविंग्स देखने को मिल जाएंगी। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम को ये सपोर्ट करेगा, जो इसके अंदर आपके 4,37,000 आपकी फेयर प्राइस शॉप्स, 6,700 वेयर हाउसेज आपको इसके अंदर इंटीग्रेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो रेलवेज का फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका इसको लिंक किया गया है। एंड आपका जो पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म है ना, उसके साथ भी आपको ये लिंकेज देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आपका रूट ऑप्टिमाइजेशन असेसमेंट है, ये 30 स्टेट्स के लिए कर लिया गया है, राइट। एंड इससे स्पीड एंड एफिशिएंसी डेफिनेटली इंप्रूव होगी, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, टाइम कम लगेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम लगेगी, एंड इसके इन्वायरमेंट बेनिफिट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज अनचकला प्लेटफॉर्म। इसके अलावा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है ना, दैट इज योर स्कैन।
स्कैन क्या है? सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल। ये है स्कैन। स्कैन में क्या होगा? दरअसल में ये ना एक सिंगल विंडो बना दी गई है ताकि जैसे मान लो स्टेट्स का कुछ सब्सिडी क्लेम है ना, तो सारे के सारे इसी पोर्टल के माध्यम से उनको प्रोसेस किया जा पाए। तो ये है स्कैन पोर्टल। स्कैन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अनचकला प्लेटफॉर्म तो डेफिनेटली आपको पता होना ही चाहिए। अगले मुद्दे की तरफ आते हैं दोस्तों, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो आप लोगों ने ना, जब हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो यहाँ पर आप लोगों ने द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे साहेल रीजन है यहाँ पे, है ना, एंड कहीं ना कहीं वहां पर आपको डेजर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा खतरा देखने को मिलता है। एंड इसी चीज को रोकने के लिए ना द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट यहाँ पे अफ्रीका में चल रहा है, ताकि जो डेजर्टिफिकेशन वाला रीजन है वो आगे ना बढ़े, उसको यहाँ पे हम रोक पाएँ, उसको यहाँ पे कंट्रोल कर पाएँ। इससे आगे बढ़ेगा तो कहीं न कहीं फिर पूरा ही डेज़र्ट बनता चला जाएगा, है ना? इसी चीज़ से सीखते हुए ना हमारे जो अरावलीज़ हैं, हमने अरावलीज़ के अंदर भी सेम प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया है, या सिमिलर रेदर आई शुड से हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से पता क्या होगा? जिसके माध्यम से अरावलीज़ के आस-पास 5 किलोमीटर का बफर ज़ोन बनाया जाएगा, एक ग्रीन बफर ज़ोन। इसके अंदर आपके हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली को कवर किया जाएगा। तो जो भी लैंड डिग्रेड हुई है, उसको हम रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। प्लस डेजर्टिफिकेशन को यहाँ पे रोका जाएगा, इकोलॉजिकल हेल्थ, आपका बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज को और इंप्रूव किया जाएगा, एंड कहीं ना कहीं कार्बन जो है उसको सिक्वेस्टर करेंगे, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की कोशिश होगी, और वाटर क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम कहीं ना कहीं अरावलीज को ग्रीन बनाएंगे, और डेजर्टिफिकेशन जो हो रही है उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। इसमें लोकल कम्युनिटी को भी इंगेज करेंगे, एंड बहुत सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे क्रिएट होंगी। ये है आपका अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अब हुआ क्या है इसको, अभी जो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे ना कि यूएनसीसीडी का आपका जो समिट चल रहा है, कहाँ पे जो कॉप चल रहा है, वो रियाद के अंदर चल रहा है। ठीक है, रियाद, राइट, रियाद इन सऊदी अरेबिया, राइट। ये जो आपका है, यहाँ पर इंडिया ने प्रेजेंट किया अपने इनिशिएटिव को, तो इस वजह से ये आपका देखने को मिलेगा। दोस्तों दरअसल मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, जब हम यूएनएफ ट्रिपल सी की बात करते हैं ना, तो वो एक अलग चीज है। यूएनएफ ट्रिपल सी का जो समिट हुआ है वो बाकू में हुआ है अभी, अजरबैजान जो है, राइट। जो आपका यूएनसीसीडी है वो आपका हो रहा है रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर। एंड जब मैं बात करता हूँ यूएन, आपका जो सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो आपका कैली कोलंबिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वो सीसीडी की बात कर रहा हूँ, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो भारत के अंदर ये 2019 में लॉन्च हुआ था अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, एंड इससे हम अरावलीज को कहीं ना कहीं बेहतर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। बाकी दोस्तों अरावलीज के बारे में आप जानते होंगे, दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, और ये फोल्ड माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो कि फॉर्म हुए थे प्री कैंबियन एरिया के अंदर। आपको राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। गुरु शिखर जो पीक है राजस्थान के अंदर, वो हाईएस्ट पीक है इसकी। एंड इंपॉर्टेंट रिवर्स भी आपको जैसे यमुना, लूनी, साहिबी, वो इन्हीं हिल्स के थ्रू यहाँ पे फ्लो करती है। पर पिछले कुछ समय के अंदर आप बात करोगे ना, तो इनकी जो हाइट है वो कम होती जा रही है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इरोजन भी हुआ है। बाकी डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, अर्बनाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस इनको यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं। ये हो गया अरावलीज के बारे में। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना द ग्रेट ग्रीन वॉल, वैसे मैंने बता दिया, अफ्रीका के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 2007 के अंदर, ताकि लोगों को अच्छी खासी जॉब्स भी मिल पाए, एंड कहीं ना कहीं जो 100 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड था ना, उसको हम रिस्टोर कर पाए। ये था आपका ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो अफ्रीका में चल रहा है। बाकी यूएनसीसीडी के बारे में आप जानते ही होंगे, 1994 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था। 3 रियो कन्वेंशन यहाँ पे थी, एक यूएनएफ ट्रिपल सी और सीबीडी, और तीसरा आपका यूएनसीसीडी। मैंने तीनों का अर्थ आपको, थोड़ा डिफरेंसेस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और ये एकमात्र लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जिसको सेटअप किया गया था, ताकि डिजर्टिफिकेशन और जो ड्रॉट्स के इफेक्ट होते हैं उसको हम यहाँ पे प्रॉपरली एड्रेस कर पाए। तो 197 पार्टीज हैं, एंड डेफिनेटली इंडिया भी वन ऑफ द इनिशियल पार्टीज आपको देखने को मिल जाएगी। इसका फोकस रहता है ड्राई लैंड्स के ऊपर, जो कहीं ना कहीं अर्थ के लैंड सरफेस का 40% कवर करते हैं। इस बार जो आपकी हो रही है वो आपकी रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर हो रही है। एंड जो कॉप 16 है उसका थीम क्या है? अवर लैंड अवर फ्यूचर, एंड कैसे हम कहीं ना कहीं इसको लैंड को रिस्टोर कर पाएंगे। दिस इज द मेन फोकस। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है फ्लेमिंगोज आर बैक एट पुलिकट लेक। पुलिकट लेक कहाँ पर है? पहले मैं पुलिकट लेक आपको थोड़ा समझाता हूँ। पुलिकट लेक दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन दोनों रीजन्स के अंदर। हालांकि ज्यादातर आप नोटिस कर पाओगे ना, ज्यादातर पुलिकट लेक का हिस्सा आपको आंध्र प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब है तो 2 स्टेट्स के अंदर, और यहाँ पर 3 नदियों का नाम आपको पता होना चाहिए। एक है रिवर स्वर्णमुखी, एक है रिवर कालिंगी, और एक आपको यहाँ पे रिवर अरानी आपको देखने को मिल जाएगी। इन तीनों रिवर्स का यहाँ पे पानी फीड होता है। इस वजह से जो रीजन है ना, थोड़ा सा ब्रैकिश आपको देखने को मिल जाएगा, हल्का सा सॉल्टी आपको ये रीजन देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग नोटिस करोगे ही, यहीं पर आपको श्री हरिकोटा, जहां से आप कहीं ना कहीं लॉन्चेस करते हो,
वो रीजन भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। तो दरअसल में जो हम बात करें ना फ्लेमिंगोज की, ये कहाँ पर वापस आए हैं? पुलिकेट लेक के ऊपर यहाँ पे वापस आए हैं। बहुत सारे फ्लेमिंगोज के अलावा ग्रे पेलिकन्स हो गया, पेंटेड स्टॉक्स हो गया, ये भी यहाँ पर हर साल इसको एनुअली विजिट करते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई। और बात करें, ये ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड लार्जेस्ट इंडिया का लार्जेस्ट आपको ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। चिलिका इज द लार्जेस्ट इन ओडिशा, फॉलोड बाय पुलिकट लेक, जो कि आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। और 2002 के अंदर इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, रिवर्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना थोड़ा सा फ्लेमिंगोस की, तो फ्लेमिंगो की जरा आप यहाँ पे देखना पिक्चर के अंदर, यहाँ पर ना इनकी जो ऊपर से नेक होती है वो थोड़ी एस शेप्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखो सबकी एस शेप्ड के अंदर है। और इनकी जो टांगे होती हैं बहुत ही पतली पतली टांगे होती हैं। इनको हम स्टिक लाइक लेग्स भी यहाँ पे बोलते हैं। इनकी दुनिया भर में 6 स्पीशीज होती हैं। आपको मेजर ध्यान पता किस पे देना है? आपको मेजर ध्यान देना है ग्रेटर फ्लेमिंगो और आपका लेसर फ्लेमिंगो। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि इंडिया में 2 ही देखने को मिलती हैं, ग्रेटर और लेसर। ग्रेटर वो हैं जिनकी हाइट सबसे ज्यादा होती है, लेसर वो है जो सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी है, चिलियन फ्लेमिंगो हो गया, अमेरिकन हो गया, राइट, आपका इंडियन हो गया, जेम्स हो गया, ये फ्लेमिंगोज भी हैं। पर हमें ज्यादा फोकस इन दोनों टाइप्स के ऊपर ही करना चाहिए। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इन दोनों को। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ये मेजरली आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये इंडिकेटर स्पीशीज हैं, इंडिकेट करती हैं कि वहाँ पे कैसा इकोसिस्टम है, ये सब चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं, राइट। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक चीज ना आप थोड़ा करेक्ट कर लो, मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा। ये जो लेसर फ्लेमिंगो है ना, इनका क्या है? इनका आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखना है आप लोगों ने बस। लेसर फ्लेमिंगो का है नियर थ्रेटेंड और ग्रेटर फ्लेमिंगो का है आपका लीस्ट कंसर्न। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी और मैं आपको बताऊं ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में, तो लार्जेस्ट फ्लेमिंगो स्पीशीज हैं। ठीक है, ब्लैक टिप लाइट पिंकिश बीक इनकी देखने को मिल जाएगी। ये बाकियों से ज्यादा टॉलर होती हैं। एंड गुजरात का ये स्टेट बर्ड भी हमें देखने को मिल जाएंगी। अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मिडल ईस्ट, सदर्न यूरोप के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। इंडिया के अंदर ज्यादातर सभी रीजन में पाए जाते हैं, पर हिमालयाज हो गया, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, वहां पर नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, और ये बोथ ब्रैकिश और फ्रेश वाटर वेटलैंड्स को इनहेबिट करते हैं। फ्रेश वाटर वो होते हैं जो कहीं ना कहीं लेस देन 5 पीपीटी होते हैं, राइट। एंड ब्रैकिश में 5 to 35 के बीच में जो होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। आईयूसीएन के अंदर इसका लीस्ट कंसर्न स्टेटस है, ये हमने डिस्कस भी कर लिया, और साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 में है। लेसर फ्लेमिंगो की बात करें तो सबसे छोटे होते हैं, और यहाँ पर इनका हाइंड टो होता है। हाइंड टो का मतलब पता क्या होता है? कि एक मान लो आपका टो है, तो आगे वाली साइड तो है ही है, प्लस एट द सेम टाइम एक सेम लेवल के ऊपर आपका फ्रंट टोस के तरह ही एक पीछे वाली साइड भी आपका टो होगा, उसको हाइंड टो यहाँ पे बोल दिया जाता है। यहाँ पर जो आपके मेल्स होते हैं थोड़े लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और एक कोस्टल और इनलैंड वेटलैंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेजरली ये ब्रू ग्रीन एल्गी के ऊपर फीड करते हैं, और क्रस्टेशियंस और स्मॉल इंसेक्ट्स को भी उनको कंज्यूम करते हैं। मेजरली आपको वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिल जाएगा, जैसे गुजरात, राजस्थान, मुंबई। और इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड, अपेंडिक्स 2 में है। तो फर्क क्या है? लेसर फ्लेमिंगो नियर थ्रेटेंड है, एंड आपके जो ग्रेटर फ्लेमिंगो हैं वो लीस्ट कंसर्न है। ये फर्क आपको पता होना चाहिए, राइट। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है IWAI, कालूघाट IMT गेट्स रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब ये क्या मुद्दा है? देखो आप लोग ना जानते होंगे इनलैंड वाटरवेज के बारे में, है ना। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे देश भर के अंदर आपको टोटल 111 नेशनल वाटरवेज देखने को मिल जाएंगे, है ना। और उनमें से आपने उन्हें नेशनल वाटरवे 1 के बारे में भी सुना होगा, जो कि गंगा के ऊपर है। ये सब चीजें आप लोगों को पता होगी। एंड जब मैं बात करता हूँ ना इनलैंड वाटरवे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नेविगेशन चैनल है हमारे लिए, राइट। एंड इससे जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही कम आती है। तो इसके माध्यम से आप गुड्स हो गया, मटेरियल्स हो गया, या बाकी और ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे आप आप ट्रांसपोर्ट करते हो, राइट। आप चाहे रिवर्स के माध्यम से हो गया, आपका लेक्स हो गया, कैनाल्स हो गया, बैक वाटर्स हो गया, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप कहीं ना कहीं चीजें भेज रहे हो, ये इनलैंड वाटरवे के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर हम आज बात करेंगे किसकी? नेशनल वाटरवे 1 की। नेशनल वाटरवे 1 को गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम भी बोलते हैं। ये कनेक्ट करता है हल्दिया इन वेस्ट बंगाल टू इलाहाबाद, या जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपका यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल 4 स्टेट्स कवर हो जाएंगी। एंड इसको इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही यहाँ पे मेंटेन करता है, जब से इसकी डिक्लेरेशन हुई है 1986 के अंदर। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी फंडिंग देता है अंडर द जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट हो गया। एंड यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनल्स बनाए गए हैं, वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया। तो अभी न्यूज क्या आई है कि यहाँ पर आपको जो इंडियाज इंटर मॉडल टर्मिनल IMT जो कालूघाट बिहार के अंदर देखने को मिलेगा, उसको 5 स्टार
स्वगृह रेटिंग देखने को मिली है फ्रॉम द गृह काउंसिल। अब ये क्या है, गृह काउंसिल और स्वगृह रेटिंग क्या है? देखो होता पता क्या है कि अगर कोई ऐसी रेजिडेंस है, कोई ऑफिस है, कोई स्कूल है, जहां पर ना इन्वायरमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, इन किस सेंस के अंदर, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट इस तरह से हुआ, उन बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट इस तरह से हुआ है कि जिससे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट इन डेवलपमेंट्स का बहुत ही मिनिमल रहता है या फिर कोई इम्पैक्ट नहीं रहता, उसको हम यहाँ पे अच्छी रेटिंग देते हैं। तो इस तरह से जो स्वैग्रा रेटिंग दी जाती है, ये एक ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा अंडर द गृहा, राइट। अब इसकी अगर हम बात करें तो जो आईएमटी कालूघाट है, दैट इज इंटर मॉडल टर्मिनल कालूघाट बिहार के अंदर, उसको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो डेवलप किया गया इसको इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, ताकि रिवर गंगा की जो कैपेसिटी है उसको हम यहाँ पे इंप्रूव कर पाए, जो नेशनल वाटरवे 1 की, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट है 82.48 करोड़ एंड आप नोटिस कर पाओगे कैपेसिटी इसकी 77,020 फुट इक्वलेंट यूनिट्स देखने को मिल जाएंगी एंड कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है इस पर्टिकुलर के द्वारा। बात करें अगर आज के क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा विद रिगार्ड्स टू जन औषधि केंद्र। इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा कुकीज़ोमी ट्राइब के बारे में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं पिछले 1.5-2 साल के अंदर, तो इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड लास्टली तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। तो दीज 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इनका आंसर आप मुझे बता सकते हो। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था पोलारीमीटर एक्स जो सैटेलाइट एक्सपोसैट के द्वारा, सॉरी एक्सपोसैट, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च करी गई थी। देखो दरअसल में ना इसरो ने क्या किया था, कुछ टाइम पहले पहली एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट अपनी लॉन्च करी थी। क्यों? ताकि वो ब्लैक होल्स हो गया, न्यूट्रॉन स्टार्स हो गया, उनको स्टडी कर पाए। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि अभी तक ना एक स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी सेंड करने वाली इंडिया दूसरी कंट्री है। सिर्फ और सिर्फ अभी तक यूएसए ने ये चीज करी है। इंडिया इज द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज बिकम टू डू दिस, ठीक है। तो जो एक्सपोसैट होगा ये लगभग 5 साल के लिए यहाँ पे ये वर्क करेगा, लगभग इसके जो लाइफ है वो लगभग 5 साल की है इस मिशन की। एंड ये जो बात कर रहा है पहला कि दिस मिशन मार्क्स इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक एंडेवर, यस, टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज फ्रॉम द सेलेस्टियल सोर्सेस, यस दैट इज करेक्ट। पर जो सेकंड बात कह रहे हैं ना कि पहली कंट्री बनी है, नहीं, इंडिया बिकम द सेकंड कंट्री, तो इनकरेक्ट पूछा था, तो सेकंड ओनली इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा मैंने आपसे एक और होमवर्क दिया था रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। देखो रजिस्टर का मतलब पता क्या होता है कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ खुद को रजिस्टर कर दिया, चलो बढ़िया है। पर ये अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या होता है? देखो कुछ पार्टीज होती हैं जो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, जैसे आपकी होती है ना नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, ये रिकॉग्नाइज्ड हैं। जैसे आपकी भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी, ये नेशनल पार्टीज हैं, ये रिकॉग्नाइज्ड हैं। उसी तरह से कुछ स्टेट पार्टी होती हैं, जैसे आपकी समाजवादी पार्टी एक स्टेट पार्टी है ना, वो रिकॉग्नाइज्ड है। पर इसके अलावा भी तो पार्टीज होंगी जो ना स्टेट पार्टी हैं ना नेशनल पार्टी हैं, या फिर वो चुनाव लड़ी नहीं रही, है ना, पर वो रजिस्टर्ड जरूर है ईसीआई के साथ। ऐसी पार्टीज को हम बोलते हैं क्या? ऐसी पार्टी को बोलते हैं हम आरयूपीपी, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब पहली बात क्या कह रहा है, दीज पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैव नॉट सिक्योर्ड एनफ परसेंटेज ऑफ वोट्स इन असेंबली और जनरल इलेक्शन टू बिकम अ स्टेट पार्टी, उनको ये आरयूपीपी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो आप रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड कब बनोगे? जब आप स्टेट पार्टी नहीं बन पा रहे क्योंकि आपको उतना वोट ही नहीं मिल रहे कि आपको स्टेट पार्टी बने, या फिर आपको उतने वोट ही नहीं मिल रहे आज जिस वजह से आप नेशनल पार्टी बनो। तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक है, या फिर आप इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, है ना। दूसरी जो बात कर रहा है कि इन पार्टीज को अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं देने होते ईसीआई को, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, इनको भी देने पड़ेंगे। क्यों? इनको क्यों नहीं देने? तो दूसरी बात गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड इज इनकरेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। एक मैंने और होमवर्क दिया था आपको, वो था नीम कोटेड यूरिया के बारे में। ये तो काफी आसान है। देखो नीम कोटेड यूरिया हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, सरकार ने क्यों लाया था? क्योंकि देखो नीम कोटिंग से क्या होता है ना, आपके जो यूरिया का डिसोल्यूशन है वो कम हो जाता है, मतलब वो रेट ऑफ डिसोल्यूशन कम हो जाएगा, उससे कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके मूव करेगा एंड अच्छे से उस तक पहुंच पाएगा, आपके जो मतलब आपकी मिट्टी तक अच्छे से पहुंच पाएगा। दैट इज द पर्पस ऑफ नीम कोटेड यूरिया, ठीक है। आई होप ये बात भी आप समझ के होंगे, राइट। अब आज का आपका ट्रू फॉल्स के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था मार्शल लॉ के बारे में, देखो एक्सप्लिसिटली ये मेंशनड नहीं है, इंप्लाइड पावर जरूर है पर एक्सप्लिसिटली मेंशनड ये नहीं है, इसलिए पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। डीएसी की बात करें, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, तो 1949 में नहीं भाई, 1999 का जब वॉर हुआ था कारगिल का, उसके बाद 2001 में इसको फॉर्म किया गया था, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तीसरे की बात करें, सुपर बुल की बात करें, तो यस दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।